नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और आपने देखा भी होगा आपके यूपीएससी मेंस का जो सिलेबस है उसमें जो पेपर 1 है उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, इस टॉपिक को पहले मैं लिख देता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट मी फर्स्ट राइट हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो ये आपको सिलेबस जो है ये याद हो जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड including South Asia, including South Asia and the Indian subcontinent, Indian sub कॉन्टिनेंट। तो ये टॉपिक मेंशन है आपके मेंस के सिलेबस में पेपर 1 में, तो इसको हम यहां पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पेपर 1 के सिलेबस में ये मेंशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अब डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे हम बात करेंगे किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यहां पे हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? इंडस्ट्री के साथ। किसके साथ? इंडस्ट्रीज के साथ। ठीक है, अब हालांकि जो ये टॉपिक है, इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है, ये आपका पेपर 3 में आता है। पेपर 3 में मेंशन है, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब कोई भी इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है तो इंडस्ट्री हमेशा किसके ऊपर सेटअप होती है? इंडस्ट्री हमेशा सेटअप होती है बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, और यही आपके मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। अब देखो चीजें किस तरह से खुलती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैं इसको अपने टॉपिक से रिलेट करना चाहूं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को हम दो तरह से क्लासीफाई करेंगे। एक तो हम क्लासीफाई करेंगे मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी होगी? मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री। तो कुछ इंडस्ट्रीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास क्या है, मार्केट बेस्ड हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज हमारे पास ऐसी हैं जो हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। कैसी हैं? रॉ मटेरियल बेस्ड हैं। और इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप उनको मार्केट के नजदीक सेटअप करो या रॉ मटेरियल के नजदीक सेटअप करो। उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब अगर आपको कहीं पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहां पे सेटअप करनी पड़ेगी पहले। तो जब तक आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी तब उसके बाद बाकी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंडस्ट्री, वो हमारे पास क्या आती है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री आती है। अब मैं यहां पे एग्जांपल लेना चाहता हूं किसका? स्टील इंडस्ट्री का। ठीक है, तो मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आप 1 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं? 1 kg ऑफ स्टील। अब अगर आपको स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक हमारे पास क्या रहेगा? आयरन ओर। किसकी जरूरत पड़ेगी? द फर्स्ट इज नथिंग बट आयरन ओर। तो सबसे पहले आपको आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी सोर्स की। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एनर्जी सोर्स है वो हम क्या करेंगे, यहां पे इस्तेमाल करेंगे, और वो हमारे पास क्या है? कोयल है। तो मैं ये एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपको 1 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको तकरीबन 5 kg आयरन ओर की जरूरत पड़ेगी और 5 kg आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोल की
जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्टील इंडस्ट्री है ये मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री है या फिर ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास स्टील इंडस्ट्री है, दिस इंडस्ट्री इज बेसिकली ए रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। अब ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक आपको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, आयरन ओर की, और दूसरी जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी किसकी होगी, कोयल की। किसकी, कोयल की। अब मुझे बताओ आपको 1 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, 5 kg ऑफ आयरन ओर चाहिए और 5 kg ऑफ कोल चाहिए। तो अगर आप 5 kg आयरन ओर लेके जाओगे और 5 kg कोल लेके जाओगे तो इससे समस्या क्या आएगी, इससे समस्या ये आएगी कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई तो उससे क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री लॉस में चली जाएगी। तो जिस पर्पस के लिए आपने इंडस्ट्री सेटअप की थी वो आपका फुलफिल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पर भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसके नजदीक ही हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे। मतलब ये जो आप 5 kg इस्तेमाल करेंगे आयरन ओर और 5 kg क्या इस्तेमाल करेंगे, कोल, तो इसको हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री जहां पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, जैसे कोयला कहां पे मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आपका झारखंड में कोयला मिलता है, तो हम वहीं पे क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो आपके पास 1 kg का फिनिशिंग गुड मिल रहा है, 1 kg ऑफ स्टील मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मार्केट में क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मार्केट में सप्लाई कर देंगे। बताइए ये यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि भाई जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है या फिर हमारे पास जो आयरन इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री है ये बेसिकली में हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब इसके साथ साथ आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर अगर हम यहां पे बात करना चाहें किसके बारे में, जिंदल स्टील के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा जिंदल स्टील, ठीक है। अब जिंदल स्टील का एक जो प्लांट है वो हरियाणा में है और हरियाणा में वो हिसार पे है। तो वहां पे हिसार में ना तो आपको कोल मिलेगा ना ही वो आपको क्या मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा। लेकिन फिर वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं है, एक्चुअली में इसका जो रीजन है वो मैं आपको बाद में काफी डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको फिलहाल ये आपको बता देना चाहता हूं, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके साथ साथ इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन मोटिव होता है, मेन मोटिव हमारा क्या होता है, मेन मोटिव होता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो हमें बेसिकली में क्या करना पड़ता है, हमें डेवलपमेंट करनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पे आप देखें, जैसे हरियाणा के हिसार में हमने क्या कर दिया, हमने वहां पे जिंदल स्टील का एक प्लांट लगा दिया। अब इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो जो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी हमारे पास कौन सी है, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है। अब पेट्रोल आपको कहां में मिलेगा, केजी बेसिन में मिलेगा। पेट्रोल कहां पे मिलेगा, बॉम्बे हाई पे मिलेगा। तो वो इंडस्ट्री भी हमारे पास क्या होती है, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है और कंट्री हमारी कौन सी है, डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, हमारी गवर्नमेंट का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमें क्या करना है, डेवलपमेंट भी करनी है। इसलिए हरियाणा के हिसाब में हम क्या लगाएंगे, जिंदल का प्लांट लगाएंगे। मथुरा में हम क्या करेंगे, मथुरा में हम रिफाइनरी लगाएंगे। बठिंडा में हम क्या करेंगे, रिफाइनरी लगाएंगे, ताकि हम क्या करेंगे, हम वहां के लोकल लोगों को भी क्या कर सकें, इन्वॉल्व कर सकें, हम वहां पे जो है उनको रोजगार दे सकें। ये फंडा क्लियर हो गया। तो यहां पे मैंने आपको बताया किसके बारे में, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल बेस्ड हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो हमारे पास क्या है, मार्केट बेस्ड है। आई थिंक यहां पे आपको थोड़ा सा फंडा यहां पे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं किसके बारे में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में भी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। किसके बारे में,
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री है या फिर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आपका जो आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, मार्केट बेस्ड। क्या होगा, मार्केट बेस्ड। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, अब वो जो प्रोडक्ट है वो आपके पास टोटल जो है वो 6 kg का बन रहा है, तो एक रॉ मटेरियल आपके पास कितने का होगा, 2 kg का। दूसरा रॉ मटेरियल आपके पास कितने का होगा, 2 kg का। तीसरा रॉ मटेरियल आपके पास कितने का होगा, 2 kg का। तो आप इनको जब सप्लाई करेंगे तो उससे ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी इंडस्ट्री होती है ये हमारे पास क्या होती है, मार्केट बेस्ड होती है। जैसे मान लीजिए गुड़गांव में मारुति का प्लांट है, औरंगाबाद में स्कोडा का प्लांट है, चेन्नई में होंडा का प्लांट है, और चेन्नई में आपका किसका प्लांट भी है, हुंडई का प्लांट भी है। तो मान लीजिए आप गाड़ी बना रहे हैं, ठीक, कार बना रहे हैं। अब कार जब बनेगी तो अब वो जो कंपनी है मारुति, जो वो टायर तो बनाएंगे नहीं, तो टायर कोई और कंपनी बनाएगी। अपोलो के टायर आते हैं, जेके के टायर आते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, वो भी वहीं पे बगल में सेटअप कर लेंगे। तो जितने भी चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी तो वो क्या कर देंगे, वो वहीं पे सप्लाई कर देंगे, और नियर बाय हमारे पास क्या रहेगा, मार्केट रहेगा। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे पास किस में आती है, मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री में हमारे पास आती है। ये फंडा क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अब थोड़ा सा हम और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोयल है, अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर जो कोयल है वो कैसे मतलब मिलता है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक तो है हमारे पास नदियाँ, एक है समुंदर। तो बताओ, नदी में क्या आती है, बाढ़ आती है, और समुंदर में क्या आती है, सुनामी आती है। अब हम लोग हैं, अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, है ना, हम लोग प्रोटीन भी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उसमें हमारे पास मेन जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है। अमीनो एसिड में हमारे पास क्या है, हमारे पास उसमें मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास नाइट्रोजन रहता है। तो अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, एंड इफ वी आर बरिड बिलो दी फ्रेश वाटर, तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हम कन्वर्ट हो जाएंगे कोल में। और अगर हम बरिड हो जाते हैं बिलो दी ओशन, जो अगर सुनामी आ जाती है तो हम किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेट्रोलियम में। ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया। तो कोल कहाँ पे मिलेगा और पेट्रोलियम आपके पास कहाँ पे मिलेगा। हम में से कुछ जो हल्के होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे पास नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो कुछ छोटे छोटे स्टोन्स में फंस जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास शेल गैस कहलाएंगे। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, बेसिकली में ये रिसोर्स मिलते कैसे हैं, ये फंडा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आज से 2000 साल या 5000 साल के बाद फिर दोबारा से क्या हो, ये मतलब जो अर्थ है वो दोबारा से समुद्र में डूब जाए, तो वो फिर जो आने वाली जनरेशन है वो कोल के बारे में, पेट्रोल के बारे में किस तरह से स्टडी करेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टॉपिक के माध्यम से। आई थिंक ये फंडा अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक इंडस्ट्री और है, कॉटन इंडस्ट्री, है ना, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जो कॉटन इंडस्ट्री होती है ना, कॉटन इंडस्ट्री को, जो कॉटन इंडस्ट्री है, अब कॉटन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के नज़दीक रहे या फिर ना रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 1 kg ऑफ कॉटन है, क्या है, 1 kg ऑफ कॉटन है, तो इसी से आप जो गुड बनाएंगे, जो फिनिशिंग गुड बनाएंगे, आपने मान लीजिए शर्ट बनाई, तो शर्ट का भी जो वेट रहेगा वो भी आपके पास क्या रहेगा, 1 kg के आसपास आपके पास रहेगा। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको रॉ मटेरियल के बेस्ड अप्लाई करते हैं या फिर आप उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं या फिर कहाँ पे लगाते हैं, मार्केट के नज़दीक लगाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ना मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, सपोज करो, तो अगर आप इस मैप में देखेंगे तो ये आपके पास बॉम्बे है और यहाँ पे आपका गुजरात है। तो ये जो इसकी ये जो पीछे वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, अब इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में कपास जो है, कॉटन, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगी। अब आयरन कहाँ पे मिलेगा, आयरन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, आयरन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक जो हाईवे है ना, एक हाईवे आपको ऐसा मिलेगा जो आपको यहाँ से, मतलब इस कॉटन प्रोड्यूस जो एरिया है
उसको इस रॉ मटेरियल बेस वाले एरिया से क्या करेगा, वो कनेक्ट करेगा। और ये जो नेशनल हाईवे है ये हमारे पास क्या आता है, NH6 आता है। कौन सा हाईवे है, NH6 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि पेपर 3 जब आप अपना मेंस का सिलेबस देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में पेपर 3 में लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक टॉपिक है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा। तो मैंने देखा है बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं, जबकि यूपीएससी बार बार जो है वो आपका यहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। तो आप देखेंगे कि सर ये तो पेपर 3 में आया हुआ है, लेकिन ये बेसिकली जब आप जियोग्राफी को पढ़ेंगे ना तो आप उस टॉपिक को जो है जियोग्राफी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुंबई हावड़ा वाला जो रीजन है, ठीक है, या फिर रेल जो लिंक है वो भी सब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मैं मोटा मोटा आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी के मेंस के पेपर में जो सिलेबस मेंशन है ना, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। और जब आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना तो वहीं से ही आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी बनेंगे। तो डू नॉट वरी, इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड है वो भी मैं जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो ये फंडा क्लियर हो गया आपका। अब इसके अलावा आपके मेंस के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि अफ्रीका में आपका कोल मिलता है ना, तो उस रीजन को हम बैकवर्ड रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इंडिया में भी होता है। अगर आप देखोगे छोटा नागपुर का जो रीजन है, या फिर हमारे पास जो छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, या फिर हमारे पास झारखंड का जो रीजन है, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है वो एरिया हम हमेशा गरीब रखते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम उस एरिया को गरीब नहीं रखेंगे तो हम बाकी पार्ट में डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस एरिया को जब आप गरीब रखेंगे तभी तो वो रॉ मटेरियल क्या मिलेगा, कुछ चीप मिलेगा। अगर वहाँ पे रॉ मटेरियल अगर महंगा बिकेगा तो फिर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास महंगी हो जाएंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना। आप कहते हैं ना कि भाई छत्तीसगढ़ में अभी भी गरीबी क्यों है? क्योंकि भाई वहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा उस एरिया को हम क्या करेंगे, गरीब रखेंगे। ये क्लियर हो गया? मतलब कहने का मतलब ये कि जो अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे साथ किया वही आज की डेट में हम इस एरिया के साथ कर रहे हैं। ये एक्चुअली में है क्या, ये इसको मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं? जियो पॉलिटिक्स ऑफ लॉ ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में समझा दिया है और इससे आपके जो है काफ़ी ज़्यादा फंडे भी क्लियर हो गए होंगे। हमारा जो मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है इस टॉपिक के साथ, जियोमॉर्फोलॉजी के साथ। अब इस टॉपिक में हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे और हम एप्लीकेशन पार्ट को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्योरी को भी, और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसको, एप्लीकेशन को भी। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अब थ्योरीज में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। जैसे आपको पता होगा हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है। इन सभी थ्योरीज को हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इस थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज नथिंग बट प्लेट टेक्टोनिक्स। इसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और थर्ड है हमारे पास सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो आप देखेंगे यूपीएससी ने प्रीलिम्स के पेपर में इन थ्योरी से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और फ्यूचर में भी इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अर्थ के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, वो राउंड नहीं है। तो ये मान लीजिए ये हमारे पास क्या हो गई है, अर्थ हो गई है। अब हम यहाँ कहीं होंगे, है ना, वी स्टे हेयर। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करना चाहूँ, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है 6371 किलोमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, रेडियस ऑफ अर्थ की। अब अर्थ पे हमारे पास क्या है, कुछ लैंड फॉर्म्स भी होंगे, है ना, कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास।
तो ये हमारे पास एक कॉन्टिनेंट हो गया, ये एक कॉन्टिनेंट हो गया, ये एक कॉन्टिनेंट हो गया, और यहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ हैं, है ना। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये वाटर बॉडी हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म को क्या बोला जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ लैंड। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। और इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ लैंड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लैंड। तो ओशंस में हम क्या करेंगे, ओशंस में हम स्टडी करेंगे किसको, वाटर बॉडीज को। तो हमारे पास जो स्टडी ऑफ वाटर बॉडीज होती है, स्टडी ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, स्टडी ऑफ वाटर बॉडी, ये किसके अंदर आपके पास आएगी, ओशन के अंदर आएगी, ठीक है। ओशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा सराउंडिंग में हमारे पास क्या है, क्लाइमेट भी है ना। तो सराउंडिंग में अपने पास यहाँ पे ये अपने पास क्लाइमेट भी हो गया है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज नथिंग बट यूर क्लाइमेटोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड। अब इसमें थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। ये थ्योरी एक बार पढ़ लो आप, हालांकि आपके टाइम तो लगेगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप इन टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करोगे तो एक तो अपना जो एम है प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने का वो हो जाएगा, और दूसरा जो बैकग्राउंड है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए अब हम थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड मैप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वर्ड मैप बना के दिखाता हूँ। तो आप सबको पता है कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो यहाँ पे हम एक रफली क्या करेंगे, वर्ल्ड का मैप हम यहाँ पे बनाएंगे, और इस वर्ल्ड मैप को बनाने के बाद हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेंगी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट योर वर्ल्ड मैप। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है भाई। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। आप भी अपनी नोटबुक पे इस तरह से ड्रा कर लीजिएगा, थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की ना। तो मैंने रफली बनाया, मतलब ये मत कहना कि सर ये एग्जैक्ट नहीं है। देखो एग्जैक्ट चीज़ें तो क्या होती है यार, लाइफ में एग्जैक्ट नाम की कोई चीज़ थोड़ा होती है एग्जैक्ट। तो कोशिश है, ये अफ्रीका बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका। उसके बगल में ये आपका इधर मेडा, इधर क्यूबा रहेगा, इधर मेडागास्कर हो जाएगा, चलो इसको बाद में बनाएंगे। और इसके ऊपर फिर अपना ये यूरोप आ जाएगा, ठीक है, ये अपना यूरोप हो जाएगा अब यहाँ पे, है ना। और इसके लेफ्ट में क्या रहेंगे अपने पास, यहाँ बना दो इधर, ठीक है, इधर भी ये बना दीजिए, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये सब आपके पास रहेगा यहाँ पे। और ये ऊपर का पोर्शन बना देते हैं, ये आपका जापान है, ठीक है, जापान है। इधर आपका फिलीपींस वगैरह आ जाएंगे, छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है, उनको अभी इतना नहीं दिखाते हैं, जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों की। उसके बाद फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। ये इंडियन ओशन आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पे, फाइन। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पर बना दिया है, ठीक है भाई। ये इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, एक रफली मैप हम यहाँ पर बना के आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये आपका यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ आइलैंड और हैं हमारे पास,
मेडागास्कर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रफली वर्ल्ड का मैप यहाँ पे आपको बना के दिखाया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट इक्वेटर, ये आपके पास इक्वेटर है। सो दिस इज नथिंग बट योर इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या करेगी, इस पूरे वर्ल्ड को ये दो पार्ट में ब्रेक कर देती है, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ जो है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वेटर। ये अपने पास क्या है, ये इक्वेटर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ इक्वेटर, ये अपने पास इक्वेटर हो गया। बताइए यहाँ तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? दिस इज़ योर इक्वेटर। तो इक्वेटर बेसिकली में क्या कर रहा है, इक्वेटर बेसिकली में ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? और नीचे वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज नथिंग बट सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। इतना क्लियर है? आई थिंक वीडियो में क्लियर आ रहा होगा ये। फाइन। तो ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नीचे वाला हमारे पास क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए अब ओशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे मेजर ओशंस की, ठीक है। तो इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा पैसिफिक। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, अटलांटिक ओशन आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, इंडियन ओशन आपके पास आएगा। और ये फोर्थ कौन सा होगा, अरे ये मिल जाते हैं ना। तो ये लास्ट वाला भी आपके पास क्या, इधर क्या रहेगा, इधर भी आपके पास क्या रहेगा, पैसिफिक रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ओशन है, दिस ओशन इज नथिंग बट ये आपका रहेगा पैसिफिक। अब यहाँ पे जो ओशन है, दिस ओशन इज नथिंग बट इंडियन ओशन, ये आपका इंडियन ओशन है। और ये समहाउ एस शेप में, तो ये आपके पास क्या रहेगा, दिस इज अटलांटिक, दिस इज अटलांटिक, ठीक है। ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया। और इधर आपके पास क्या रहेगा, पैसिफिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो में क्लियर आ जाए, आपको नजर आ जाए। सो दिस इज पैसिफिक, सो दिस इज पैसिफिक। और इधर आपका क्या हो जाएगा, आर्टिक हो जाएगा, ARCTIC। और इधर ये नीचे आपका क्या रहेगा, अंटार्कटिक रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अंटार्कटिक। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो मैंने यहां पे एक रफली आपको मैप बना के दिखाया है, ठीक है। तो इसमें हम ओशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पैसिफिक ओशन है, तो आपको पता है कि वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट है और जो सबसे डीपेस्ट ओशन है वो हमारे पास क्या है, पैसिफिक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद हमारे पास अटलांटिक है, और ये हमारे पास क्या है, इंडियन ओशन है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन ओशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो आप एक बात का ध्यान रखना, अब इक्वेटर से ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, इक्वेटर से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस लाइन से ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लैंड मास नजर आ रहा है ना, लैंड मास। तो क्या मैं कह सकता हूँ, दो द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय द लैंड मास, बट हमारे पास जो अपर पार्ट है, जो नॉर्थ पोल है, वो सरप्राइजिंगली हमारे पास क्या है, वाटर बॉडी है ना। तो यहाँ पे लैंड मास है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है, वाटर बॉडी है। अब इसका उल्टा नीचे है, ये हमारे पास क्या, लैंड मास है, लेकिन इसका जो सदर्न हेमिस्फीयर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, ओशन है। मतलब वो हमारे पास वाटर बॉडी है, लेकिन ये जो पार्ट है हमारे पास, जो साउथ पोल है, वो हमारे पास क्या है, वो लैंड मास है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे इंडियन ओशन की कुछ खास बातें, कुछ कंक्लूजन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब इस इंडियन ओशन की वजह से इंडिया में आपको कई तरह के क्लाइमेट आपको मिलेंगे। जैसे इक्वेटर पे जो क्लाइमेट होता है, इक्वेटर पे जो क्लाइमेट रहेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ हमारे पास हॉट डेजर्ट्स हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कुछ हमारे पास जो पोल पे जो रहता है क्लाइमेट, वो भी आपको यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन को हाफ ओशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ ओशन। अब इसको हाफ ओशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप पैसिफिक देखोगे ना, पैसिफिक ओशन अगर आप देखोगे तो वो ऊपर से लेके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के बीच में मिला हुआ है। अटलांटिक भी क्या है, वो भी ऊपर से लेके नीचे तक मिला हुआ है, ऊपर वाटर बॉडी,
नीचे वाटर बॉडी, इसमें भी क्या था, ऊपर वाटर बॉडी नीचे वाटर बॉडी। लेकिन अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या है, लैंड मास है, और नीचे हमारे पास क्या है, वाटर बॉडी है। अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो पहला कंक्लूजन तो मैंने आपको दे दिया कि इंडिया में आपको कई तरह के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे। मतलब आप सौभाग्यशाली हैं अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट मिलता है वो वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको इक्वेटर वाला क्लाइमेट भी मिलेगा, आपको पोल वाला क्लाइमेट भी मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे काराकोरम रेंज की बात करूँ, हिमालय की बात करूँ, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं। तो आपको मतलब जो आपको फ्रेश वाटर, जब आप इधर देखोगे ना हॉलैंड वगैरह में, पोलैंड वगैरह में, आपको जो फ्रेश वाटर वहाँ पे मिलता है ऊपर से जब पहाड़ों से आता है वहाँ पे, तो वो उस तरह का फ्रेश वाटर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ द हिमालय, हिमालय की वजह से। इसलिए आप देखेंगे ना हिमालय को पूजा जाता है। हिमालय इज वर्शिप बाय चाइनीज, बाय तिब्बत्स, बुद्धिस्ट, ठीक है। और हिंदुइज्म में भी क्या करते हैं, हम इसको हिमालय को क्या करते हैं, पूजते हैं। तो मैंने ये आपको यहाँ पे कुछ खास बातें बताई हैं, कंक्लूजन बताए हैं, जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ माउंटेन्स के बारे में भी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका में ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे जो है ये रॉकीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज रॉकीज, फाइन। साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या रहेगा, साउथ अमेरिका में अपने पास ये एंडीज रहेगा यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट योर, ये आपके पास यहाँ पे ये एंडीज हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर एंडीज, ठीक है। रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे, इसके बाद हम चलते हैं अफ्रीका में। तो अफ्रीका में आपके पास क्या रहेगा, अफ्रीका में एटलस है। तो माउंटेन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा एटलस ऑफ अफ्रीका। तो ये हमारे पास एटलस हो गया। अच्छा यूरोप में बताओ, यूरोप में अपने पास एल्प्स हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में हमारे पास एल्प्स हो जाएंगे, ALPS ऑफ यूरोप, एल्प्स ऑफ यूरोप। बताओ यहाँ तो कोई डाउट। तो मैंने आपको बताया रॉकीज के बारे में, मैंने आपको बताया एंडीज के बारे में, देन एटलस ऑफ अफ्रीका, एटलस ऑफ अफ्रीका, एल्प्स ऑफ यूरोप। इसके बाद हम आते हैं हिमालय पे। तो देखो हिमालय को मैं कैसे बना रहा हूँ, हिमालय को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका श्रीलंका है और ये अंडमान निकोबार। तो एक्चुअली में जो अंडमान निकोबार है ना, वो भी हमारे पास क्या एक्सटेंशन है किसका, हिमालय का, जो कि सबमर्ज कंडीशन में है, ठीक है। अब देखो हिमालय लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या हो गया, हिमालय हो गया। दिस इज नथिंग बट हिमालय। अब देखो हिमालय को बनाया कैसे जाता है, अगर आप देखो ना तो हिमालय को हम ऐसे बनाएंगे, ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे, उसके बाद ये ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे, ये सिंटेक्सियल बैंड ये यहाँ पे इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हिमालय हम ऐसे बनाएंगे। तो क्लास में जब कभी भी हम बनाएंगे तो क्लास में आपको इसी तरह से बनाना है। उसके बाद ये जो अंडमान निकोबार है ये भी आपके पास क्या हिमालय है। अगर मैं यहाँ पे आपको, एटलस तो सबके पास होगी ही, ठीक है। तो एटलस में भी अगर हम देखेंगे, तो अगर अपन एटलस में भी देखते हैं, हाँ देखो ये एटलस में मैं आपको दिखा देता हूँ। एटलस में, तो एटलस में जब आप देखेंगे ना तो देखो ये भी इसी तरह से है, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे ये स्टार्ट हुआ, फिर ये ऐसे गया, और ये फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे, और लास्ट में जो अंडमान निकोबार है ये भी आपके पास क्या रहेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई होप ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की, यहाँ पे हमने बात की माउंटेन्स के बारे में, हमने रॉकीज के बारे में बात किया, एंडीज के बारे में बात किया, एटलस के बारे में बात किया, एल्प्स के बारे में, और हिमालय। तो फिलहाल मैंने अभी आपको यहाँ पे क्या बताया, फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ लोकेशन बताई हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इन लोकेशंस को याद रखना है। आइए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, वो पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। अभी मैंने आपको बताया किसके बारे में, रॉकीज के बारे में, एंडीज के बारे में, एटलस के बारे में, एल्प्स के बारे में, और मैंने आपको बताया हिमालय के बारे में। अब देखिए ये जो मैंने आपको 5 मेजर माउंटेन मैंने आपको बताई है, हमेशा एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, इनका जो ओरिजिन हुआ है ना वो सेम ईयर में हुआ है, ठीक है। इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किस में हुई है, सेम ईयर में हुई है। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, ये कौन से पीरियड में ओरिजिन हुए थे, टर्चरी पीरियड में, ठीक है। कौन से पीरियड में हुए थे ये, टर्चरी पीरियड में। और कभी कभी एग्जाम में थोड़ा सा ना चेंज करके देते हैं लैंग्वेज को, तो वो जो लैंग्वेज का चेंज होता है वो कैसे होता है, और एल्पाइन ओरिजिनी, और
एल्पाइन ओरिजिनी। अब एल्पाइन ओरिजिनी का मतलब क्या है? एल्पाइन ओरिजिनी का मतलब क्या है कि भाई उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में एल्प्स बने थे। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं? देखो, जो चीज़ रॉकेज में मिलेगी वो एंडीज में मिलेगी, वही आपको एल्प्स में मिलेगी, वही आपको एटलस में मिलेगी, और वही आपको क्या कहाँ पे मिलेगी? हिमालय पे मिलेगी। क्योंकि इन सब का जो ओरिजिन है ना वो रिसेंट ईयर में हुआ है। किस में हुआ है? रिसेंट ईयर में हुआ है। इतना क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें, जैसे ये आपके पास अपलेचियंस हो गए, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर अपलेचियन हो गए यहाँ पे, और इंडिया में ये आपका यहाँ पे अरावली हो गया, है ना। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? अरावली हो गया। तो अरावली और जो अपलेचियन है ना, ये भी क्या है? इन दोनों का भी जो ओरिजिन हुआ है वो किस में हुआ है? सेम ईयर में हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें, सपोज कीजिए यहाँ पे हमें मेटल मिल रहे हैं, ठीक है, मेटल मिल रहा है कहाँ पे? अरावली में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड में सिर्फ अरावली में ही आपको मेटल मिलेंगे, वहाँ पे मेटल कंपोजिशन मिलेगी। उस ईयर में, मतलब उस पीरियड में आपके एप्लीकेशंस भी तो बने हैं, तो वहाँ पे भी क्या मिलेगा? आपको सेम मेटल मिलेंगे। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मेन मोटा मोटा तौर पे ये बता दिया है कि आपको जो है वो माउंटेन किस तरह से याद रखने हैं। तो ये फिलहाल अभी यहाँ पे स्टार्टिंग है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना तो ये सारी चीज़ें मैं आपको काफ़ी अच्छे से याद करा दूंगा।